वीडियो है कि मार्केट रिसर्च क्या है, कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, इसके करने के क्या फायदे हैं और मतलब क्यों ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट। तो आजकल जो है ना मार्केट में जो कस्टमर्स हैं वो उनकी जो चॉइसेस हैं वो वक्त के साथ साथ से बदल रही हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो है ना बिजनेसेस अपने काम करने के तरीके को, बिजनेस मॉडल को बदल रही हैं और आपको बदलना है। ये आपको कैसे पता चलता है कि इसका सीक्रेट क्या है? मार्केट रिसर्च और गहरी इंसाइटमेंट। ठीक है, इस रिसर्च से कंपनी अपने प्रोडक्ट, अपने कस्टमर की ज़रूरतें, कस्टमर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, अपनी स्ट्रेटजीज पर डिसीजन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में सॉरी, इस वीडियो में मतलब मार्केट रिसर्च क्यों ज़रूरी है, इसका फ्रेमवर्क क्या है, कुछ केस स्टडीज भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि मार्केट रिसर्च के फायदे क्या हैं। वाई इज मार्केट रिसर्च क्रूशल? ठीक है, पहला फायदा है कि जो है ना बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर, आपका को प्रोडक्ट कौन खरीद रहा है, आपका आइडियल कस्टमर कौन है, कितनी दफ़ा वो आपका प्रोडक्ट खरीदता है, उसे क्या एग्जैक्टली चाहिए, उसके पेन पॉइंट्स क्या हैं, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। तो ये सब सवालों के जो जवाब हैं आपको मार्केट रिसर्च में ही मिलेंगे और अपने अपने कस्टमर को बेहतर से समझ सकोगे। जो चार चीज़ें होती हैं कस्टमर प्रोफाइल को समझने के लिए: डेमोग्राफिक्स, एज, जेंडर, मेल है या फीमेल है, फैमिली कैसी है, हाउस होल्ड इनकम क्या है, ज्योग्राफी उसकी और कौन से शहर में रहते हैं, कौन से कंट्री से हैं, साइकोग्राफिक्स कि उनका लाइफस्टाइल कहता है, पर्सनैलिटी ट्रेड्स कि उनके बिहेवियर, किस तरह के ब्रांड से को पसंद करते हैं, कैसी शॉपिंग करते हैं, कैसे पैसे खर्च करते हैं। इसे आप अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग, प्राइस, मार्केटिंग स्ट्रेटजी सब पे काम कर सकते हैं, क्योंकि ये रिसर्च आपको ये सब सवालों के जवाब देगी। दूसरा फायदा है कि नॉलेज अबाउट कंपेटिटर्स। अगर आपका कंपटीशन आपसे बेहतर बिजनेस कर रहा है तो इसका मतलब है कि उन्होंने आपसे बेहतर रिसर्च की है, तो इसीलिए वो आपसे आगे है। मार्केट रिसर्च से आपको कंपटीशन की खबर रहती है कि कौन कैसा क्या कर रहा है। रिसर्च से आपको ये भी पता चलता है कि आपका कंपटीशन की वीकनेस या कमज़ोरियाँ क्या हैं, और अगर वो आपसे बेटर कर रहे हैं तो उनकी स्ट्रेंथ क्या हैं। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को आप अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी में ठीक से इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा फायदा इसका ये है कि जब आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो टेस्टिंग योर प्रोडक्ट बिफोर लॉन्च, क्योंकि टेस्टिंग एक ऐसा इंपॉर्टेंट स्टेप है जब आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं। हर नए प्रोडक्ट को रिसर्च के अकॉर्डिंग उसको आप अपना जो है ना टारगेट ऑडियंस को से चेक करें, उनका रिएक्शन क्या है। अगर प्रोडक्ट के कोई फीचर्स उनको पसंद नहीं आ रहे तो आप कम से कम टेस्टिंग फेज में ही वो चेंजेस ला के उस प्रोडक्ट को दोबारा लॉन्च कर सकते हैं। कि 100% तो आप श्योर नहीं हो सकते कि आपका प्रोडक्ट चलेगा या कस्टमर्स एकदम कनेक्ट हो जाएगा। और मार्केट रिसर्च से आपको ये पता चल जाता है कि आपको लॉन्च की अप्रोच क्या लेनी है, आपको प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करना है। चौथा फायदा है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जब अपने प्रोडक्ट में कुछ नए फीचर्स ऐड करते हैं तब मार्केट रिसर्च भी आपको गाइड करेगी कि कस्टमर को अभी क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और वो क्या चाहता है आपके प्रोडक्ट से। आपको ये जो गैप है इसको ब्रिज करना है मार्केट रिसर्च की मदद से। पांचवा है जो है और सब देखना चाहते हैं वो है बिजनेस ग्रोथ। ठीक है, कस्टमर डिमांड की जो नॉलेज है आपको मार्केट रिसर्च से ही हो सकती है कि क्या डिमांड है, सही मार्केटिंग स्ट्रेटजी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, लॉसेस को कम करना। ठीक है, ये रिसर्च की मदद से होता है। जितना आप अपने कस्टमर को समझोगे उतना ही आपका प्रोडक्ट बेटर होता जाएगा। तो आपने देखा कि रिसर्च के कितने सारे फायदे हो गए। ये तो हो गया जो है ना मार्केट रिसर्च। स्ट्रेटजी और जो है ना मार्केट रिसर्च ऐसे दो थंब हैं जिनको आप तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे तो सक्सेस आपको नहीं साथ नहीं छोड़ेगा। अब कुछ केस स्टडीज लेते हैं कि उन्होंने रिसर्च के मदद से कैसे डिसीजंस उन्होंने चेंज किए। कुछ ब्रांड्स ने तो वापस मार्केट में वापसी भी की है मार्केट रिसर्च से। पहला ब्रांड है ये एशियन पेंट्स का। एशियन पेंट्स बहुत ही फेमस ब्रांड है। मार्केट रिसर्च की मदद से उनको ये पता चला कि घर की जो औरत है वो डिसीजन मेकर है, ये डिसाइड करती है कि कब पेंट करना है, कौन सा कलर है, क्या पेंट करना है। कई अरसे तक ये डिसीजन मेल लिया करते थे। तो एशियन पेंट ने औरतों पे फोकस किया और अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से औरतों को अपने दिमाग में रखकर नए डिसीजन लेने शुरू किए। उन्होंने दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर साइन किया जिससे वो नए ज़माने की मॉडर्न औरतों से कनेक्ट कर सके। इससे एशियन पेंट्स की जो ब्रांड इक्विटी है वो काफ़ी बेहतर हुई।
दूसरा एग्जांपल है मारुति सुजुकी का। इसके बारे में बहुत लोग जानते हैं। मारुति का जब आप नाम सोचते हैं तो आपकी क्वालिटीज आपके दिमाग में आती है, जैसे वैल्यू फॉर मनी, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। यही मारुति की सबसे जो है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग यूएसपी यू कैन से। ठीक है, तो जब भी मतलब कोई एक्सपेंसिव या महंगी गाड़ी निकालें या कोई क्लासिक गाड़ी निकालें तो कंपनी मतलब कस्टमर उसको एक्सेप्ट ही ना करे कि मारुति की गाड़ी इतनी महंगी हो सकती है। और दूसरा जो यंग कस्टमर है, जो जिसने अभी कमाना शुरू किया है, वो मारुति को अपनी प्रेफरेंस नहीं मानते, उनके कंपटीशन के पास जाते हैं, जैसे हुंडई हो गया, होंडा या टोयोटा हो गया, वो खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। मारुति ने फिर एक रिसर्च पे लगाया कि सर्वेस किए, कस्टमर से बात की, और उनको पता चला कि कस्टमर को आजकल सबसे पहली चीज़ जो गाड़ी में चाहिए वो है डिज़ाइन। ठीक है, चाहे उसमें उनको पैसे ही क्यों ना देने पड़े। तो उन्होंने जो है ना बेस्ट सेलिंग गाड़ियाँ हैं स्विफ्ट या डिज़ायर, उसको उन्होंने नए तरीके से डिज़ाइन किया, मॉडर्न बनाया, एक नई ब्रांड आइडेंटिटी के नीचे लॉन्च किया, जिससे उसे नेक्सा के नाम से प्रमोट करने लगे। ये जो डिसीजन उन्होंने लिया अपने ब्रांड के लिए वो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुआ, और ये सारा कुछ उनकी रिसर्च स्टडी में निकल के आया कि उन्होंने अपने ब्रांड को रीपोजिशन किया। इसके प्रीमियम मॉडल थे वो पुराने कस्टमर्स को पसंद आने लगे, और पुराने कस्टमर्स अपग्रेड करना चाहते थे। जो न्यू बायर्स थे, यंग कस्टमर्स थे, वो नेक्सा के अंदर उन्हें जब मारुति या सुजुकी के अंदर जो ट्रेंड उनको पसंद आने, जो मॉडल्स आने लगे उनको पसंद आने लगे। इस तरह उन्होंने अपना 50% मार्केट शेयर उन्होंने अपना सस्टेन किया। उनका जो कंपटीशन है होंडा, वो तकरीबन 17% शेयर मार्केट में रखता है। अब तीसरी केस स्टडी है कैलोग्स की, जो है ना मतलब नए दौर की कहानी है। और ये जो इसका न्यू इसकी जो बर्थ है, इन्होंने मार्केट रिसर्च मैकेनिज्म से उनको मिला है। कैलोग्स ने जब मार्केट में एंट्री की 1994 में, तो ये मतलब फॉरेन का यानी बहुत बड़ा सक्सेसफुल ब्रांड था फॉरेन कंट्रीज का। कुछ मार्केट रिसर्च उन्होंने नहीं की, उनको लगा कि ये ब्रेकफास्ट सीरियल जो लोग खाते हैं, ये मतलब यहाँ पे भी लोग ऐसे खा लेंगे। फॉरेन कंट्री में ये प्रोडक्ट बहुत फेमस था, तो उन्होंने सेम प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च कर दी। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि मतलब वहाँ की मार्केट में जो मॉर्निंग सीरियल ब्रेकफास्ट जो था प्रोडक्ट फेल हो गया। लोगों को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि ना तो प्रोडक्ट में टेस्ट था और ना ही उसे ठंडे टेस्ट दूध में डाल के खाना वो वहाँ की ऑडियंस को समझ नहीं आई। जब वो इतने बड़े बड़े जो एनालिस्ट थे, उन्होंने ये छोटी सी बात नज़रअंदाज की कि वहाँ का कंज्यूमर जो है इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था, और अगर लॉन्च करना ही था तो कुछ ऐसा करते जो कस्टमर को कम से कम टेस्टी तो लगे। दूसरा, उनका प्राइस भी बहुत हाई था ऐसे आइटम के लिए जो कि 10 दिन में ख़त्म हो जाए, तो मतलब कंज्यूमर रेडी नहीं था। तो उन्होंने एक रिवाइज स्ट्रेटजी प्लान की मार्केट रिसर्च के बाद। ठीक है, उस रिसर्च में से क्या निकला कि मतलब एक उनका प्राइस ज़्यादा था, उनको फ्लेवर चाहिए था, टेस्ट चाहिए था, और तीसरा था कंज्यूमर को वैल्यू चाहिए, मतलब उसे वैल्यू चाहिए। 3 साल के बाद जब उन्होंने अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जो फ्रोस्टी, जो कि मीठा था, ठीक है, ये प्रोडक्ट उनके लिए जैकपॉट साबित हुआ। इसमें टेस्ट था, लोगों को पसंद आ रहा था, और बोरिंग बिल्कुल भी नहीं था। कैलोग्स ने अपने प्राइसेस भी कम कर दिए और प्रोडक्ट को रीपोजिशन किया, जैसे अलग मैसेजिंग के साथ, जो कि मतलब अब प्रोडक्ट प्रीमियम नहीं था, लोकल मार्केट के हिसाब से फ्लेवर आ रहे थे, तो औरतें उसे पसंद करती थी, अपने सारे घर वालों को खिलाती थी। और अब कैलोग्स बहुत सारे घरों में नाश्ते के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अब ये एक फाइनल एग्जांपल है कि टप्परवेयर जो है ना, इन्होंने मार्केट में एंटर की तो इन्होंने मार्केट के हिसाब से बनाना शुरू किए। लेकिन यहाँ पे जो मतलब स्पाइस बॉक्स होता है, वो भी उन्होंने प्लास्टिक भी बनाई, लेकिन एक रेक्टेंगल शेप में, टिफिन बॉक्स की तरह। वो खूबसूरत तो थी, जगह भी काफ़ी थी, लेकिन रिजल्ट फेल। उनको समझ नहीं आया कि जो है ना ये प्रोडक्ट चल क्यों नहीं रहा। जब उन्होंने मार्केट रिसर्च की तो उनको पता चला कि जो औरतें हैं वहाँ की, वो गोल मसालेदानी की, और वो भी स्टील की, और प्लास्टिक तो फिर भी वो यूज़ कर ले, लेकिन
लेकिन उसे जो शेप चाहिए वो गोल चाहिए। तो इस तरह उन्होंने ये रिसर्च करके और फिर उन्होंने गोल मसालेदानी बनाना शुरू कर दी। तो वहाँ की मार्केट में उनका प्रोडक्ट चल चल पड़ा। तो इन ब्रांड्स को मार्केट रिसर्च से कितने और मतलब अलग अलग फ़ायदे मिले, और ये प्रोडक्ट्स आज भी, ये ब्रांड्स आज भी जो है ना टॉप कैटेगरीज में आते हैं। अब आ रही है इम्प्लीमेंटेशन की, कि मार्केट रिसर्च आपको कैसे बेनिफिट कर सकती है। कुछ एग्जाम्पल, कुछ केस स्टडीज़ हमने दी। अब आपको तरीके आने चाहिए मार्केट रिसर्च करने के। वैसे तो मार्केट रिसर्च करने के कई तरीके हैं, लेकिन इन्हें दो हेडर्स में तकसीम करेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, ये जो मेथड होते हैं डिपेंड करते हैं कि आप कितने पैसे खर्च करना चाहते हैं, आप कौन सी टेक्निक यूज़ करना चाहते हैं, आपकी बिजनेस कैटेगरी क्या है, आप मार्केटिंग की जो 4 P's हैं, प्राइस, अपना प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इनको ध्यान में रख के आप सर्वे करें और उसके ऑडियंस के क्वेश्चंस आप जो है डिज़ाइन करते हैं। अब आती है पहले सर्वे पे, जिसको कहते हैं प्राइमरी रिसर्च। अब प्राइमरी रिसर्च मार्केट वो है जो आप खुद से करते हैं। वैसे तो एंटरप्रेन्योर्स ये रिसर्च किसी छोटी एजेंसी को आउटसोर्स कर देनी चाहिए, ये बजट में भी पड़ता है और उनकी रीच और मैन पावर भी ज़्यादा होती है। इसमें सर्वेज होते हैं, फोकस्ड ग्रुप के साथ डिस्कशन होती है, पर्सनल इंटरव्यूज़ होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, इनके जो सवाल होते हैं इस रिसर्च में, वो क्लोज एंडेड भी होते हैं और ओपन एंडेड भी होते हैं। क्लोज एंडेड का मतलब कि जिसको जवाब साफ साफ आपको पता चल जाएगा, हाँ या ना है, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, या उनको चेक बॉक्स में टिक करना है, या आपको रेट करना है 1 से 10 के स्केल पे। जो ओपन एंडेड होते हैं वो सवाल होते हैं जिनके जवाब वो लिख के आपको बता देते हैं। तो इन सब मेथड्स को अब हम समझते हैं। पहला मेथड है सर्वे। सर्वे कई तरह के होते हैं। पहला सर्वे होता है इन पर्सन सर्वे, जिसमें आप इंटरव्यूज करते हैं कस्टमर के लोकेशन में जाके या मॉल में जाके। जैसे उसके अलावा जो है ना, कभी कभी आपको सैंपल्स भी दिखाने पड़ते हैं, ट्राई करना पड़ता है, कस्टमर से फीडबैक देना पड़ता है। ये थोड़ा महंगा तरीका है, क्योंकि इसमें लोग बाहर जाते हैं, सर्वे करते हैं, एक एक आदमी से बात करते हैं और उसमें टाइम काफ़ी लगता है। दूसरा है टेलीफोन सर्वे। ये थोड़ा कम एक्सपेंसिव होते हैं। ये भी इन पर्सन सर्वेज हैं। इसमें कम पर्सन को कन्विंस करना कि वो आपके सर्वेज के आंसर देना मुश्किल होता है, क्योंकि आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं। तीसरा जो सर्वे है वो ईमेल सर्वे। ठीक है, ये सस्ता है और काफ़ी लोगों तक जो है ना पहुंचा जा सकता है। इसका जो रिस्पॉन्स रेट है, इसका जो रिस्पॉन्स मिलना वो सबसे कम है, और लेकिन ये छोटे बिजनेसमैन के लिए ये सूटेबल है। और चौथा तरीका है ऑनलाइन सर्वे। आजकल जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है ये सर्वे करने का। इसकी जो फाइंडिंग है वो थोड़ी अलग हो सकती है। आपको पता नहीं कि आपके कंट्रोल में नहीं है कि कौन सा मतलब सर्वे का जवाब दे रहा है, लेकिन कस्टमर की जेन्युइन फीलिंग का पता इसी सर्वे से चलता है। दूसरा जो है ना वो है प्राइमरी सर्वेज में, वो है फोकस ग्रुप। ठीक है, अब फोकस ग्रुप में क्या है कि ऐसा मतलब एक आदमी होता है जो स्क्रिप्टेड तरीके से डिस्कशन शुरू करता है एक ग्रुप के अंदर। ठीक है, इसमें मतलब बहुत सारी बहस होती है, आप रिकॉर्ड करते हैं। 2-3 फोकस ग्रुप के साथ आप ये डिस्कशन करें और वो क्या चाहते हैं, वो क्या सोचती हैं आपकी कैटेगरी के बारे में, ऐसी प्रोडक्ट के बारे में, तो वो फाइंडिंग आप नोट कर लें। तीसरा है पर्सनल इंटरव्यूज। आप पर्सनली सवाल करते हैं लोगों से कि जो है ना, मतलब आप बहुत लोगों के साथ ये नहीं कर सकते, इसलिए बहुत ही छोटा मतलब छोटे स्केल पे ये आपको देता है। लेकिन फोकस ग्रुप की तरह ये भी इंसाइट देता है कि इसका कस्टमर के आपको पर्सनैलिटी और एटीट्यूड का पता चल जाता है। इससे आप अपने प्रोडक्ट में क्या नई चीज़ें ला सकते हैं, उसकी स्ट्रेटजी में ये आपको हेल्प करेगा। चौथा है ऑब्जर्वेशन का। जब आप ऑब्जर्व करते हैं अपने कस्टमर का है वो क्या एक्शन कर रहा है, कैसी शॉपिंग कर रहा है, क्या स्टोर में पहले चीज़ें लेता है, घर में क्या लेके जाता है, ठीक है, काम पे क्या लेके जाता है, ये आप वीडियो टेप करते हैं और फिर उसको बाद में देखते हैं। ये जो तरीका है आपको मतलब सही डायरेक्शन देता है कि कस्टमर की हैबिट है और शॉपिंग पैटर्न्स क्या है। आखिरी जो तरीका है प्राइमरी रिसर्च में, फील्ड ट्रायल। इसमें क्या होता है कि जब आप कोई नया प्रोडक्ट सिलेक्टेड स्टोर में देती हैं टेस्ट करने के लिए, कस्टमर रिस्पांस के लिए, तो उसमें आपको पता चलता है कि कस्टमर का रिस्पांस कैसा है, प्राइस को देखकर, प्रोडक्ट की पैकेजिंग को देखकर, प्रोडक्ट जहाँ पे प्लेस है वहाँ कस्टमर कैसा रिएक्ट कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखकर आप बाद में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। छोटे बिजनेसमैन जो हैं एक अच्छा रिलेशन अब कायम करना चाहते हैं अपने लोकल स्टोर ओनर के साथ या वेबसाइट वालों के साथ, तो हेल्प कर सकता है आपको आपके प्रोडक्ट टेस्ट करने में। अब बारी आती है
सेकेंडरी मार्केटिंग रिसर्च की। जो सेकेंडरी मार्केटिंग रिसर्च का तरीका है वो है दूसरे लोग करके देते हैं। इसमें ये स्टडीज़ होती हैं जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या जो ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल डेटा निकालती हैं आपकी इंडस्ट्री के बारे में, ये वो लोग देते हैं। आप इस रिसर्च को ख़रीद सकते हैं या आप किसी इंडस्ट्री एसोसिएशन के मेंबर हैं तो वहाँ से भी आपको ये रिसर्च या डाटा मिल सकता है और आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो इसमें जो है ना, अब हमारी की लर्निंग्स क्या है, मार्केट रिसर्च क्यों ज़रूरी है, किस टाइप की रिसर्च होनी चाहिए और मार्केट रिसर्च करते कैसे हैं। ठीक है, इससे आपका कस्टमर कौन है ये डिफाइन हो जाता है, वो क्या चाहता है और अपने ब्रांड को वो पोजीशन कैसे करना है। तो आपकी जो मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनसे आप रिसर्च कर रहे हैं उनके साथ अच्छे से इंगेज होइए, उनको कंफर्टेबल बनाइए ताकि वो आपसे ईमानदारी से आपको जवाब दे सकें, सही जवाब दे सकें, सही जवाब दें। अपने रिसर्च क्वेश्चन भी पहले प्रिपेयर कर दें अपनी मार्केट के अकॉर्डिंग और रिसर्च मेथड के अकॉर्डिंग। कंज्यूमर के माइंड सेट को समझिए कि वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कंज्यूमर क्या चाहता है, क्योंकि आपकी सक्सेस उसी पे डिपेंड कर रही है। आपकी प्राइमरी कंपटीशन को लिस्ट बना लीजिए, वो भी आपको रिसर्च से मिल जाएगी और वो क्या कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज। ये जो सारी फाइंडिंग्स आपको रिसर्च से मिलती हैं उसको आप कोलेट कीजिए इकट्ठा करके, अपने ऑब्जेक्टिव और अपने गोल की तरफ आप तभी बढ़ सकते हैं। कस्टमर्स की सुनिए, मार्केट में उतरने से, रिसर्च करने से, लोगों का फीडबैक लेने से एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनता है। टेक्नोलॉजी ने ऑनलाइन मार्केट रिसर्च को बहुत आसान कर दिया है, ये सही भी होती है और आपके बजट में भी फिट हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं आपको जो है ना इसमें कुछ ना कुछ वैल्यूएबल लगा होगा। आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं, केस स्टडीज में देखिए कि उन्होंने कैसे मार्केट में रिसर्च की केस स्टडीज में और उनको क्या फ़ायदा उनको मिला। थैंक यू।